हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 5 अगस्त। आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर से उत्सर्जित होने वाली अल्फा और बीटा किरणें व्यक्ति की आंख के किस भाग पर सबसे अधिक हानि पहुंचाती हैं? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, लेंस। देखिए, कंप्यूटर मॉनिटर से अल्फा और बीटा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं जो कंप्यूटर पर लगातार काम करने वाले व्यक्ति की कॉर्निया को क्षति पहुंचाती हैं। इससे बचने के लिए, यानी इस नुकसान से बचने के लिए सुरक्षा शील्ड का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का बी वाला, अर्थात कॉर्निया। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डोलोमाइट मैग्नीशियम का एक अयस्क है। चूना पत्थर में जब मैग्नीशियम 45% से अधिक होता है तो उसे शुद्ध डोलोमाइट कहते हैं। यहां पर आपको बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है। देखिए, डोलोमाइट जो है ये मैग्नीशियम का एक अयस्क है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। चूना पत्थर में, यहां पे कहा गया है चूना पत्थर में जब मैग्नीशियम 45% से अधिक होता है तो उसे शुद्ध डोलोमाइट कहते हैं। देखिए, चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो उसे डोलोमाइट कहते हैं, और जब इसमें मैग्नीशियम की मात्रा 45% से अधिक हो जाती है तो इसको शुद्ध डोलोमाइट कहते हैं। अर्थात यहां पे दूसरा वाला कथन भी सही है। तो यहां पर आपका आंसर होगा डी वाला, ना तो एक असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है। तीसरा प्रश्न है आपका, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का एक चक्कर लगाती है? 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए, पहली बात तो अपने दिमाग में क्लियर करके चलिए, पृथ्वी दो प्रकार की गतियां परफॉर्म करती है। एक तो इसकी घूर्णन गति होती है, और घूर्णन जो गति होती है वो अब इसके अपने अक्ष पर होती है, और एक इसकी परिक्रमण या परिभ्रमण गति बोलते हैं। यानी जो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो उसे परिक्रमण या परिभ्रमण बोलते हैं। तो एक वो गति होती है। तो दो गतियां हैं। तो यहां पर परिक्रमा पथ की पूछी गई है, अर्थात परिक्रमण जो गति है उसके बारे में पूछा गया है। यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये गति पूछी गई है। तो अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की माध्य वेग से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी कि एक सेकंड में ये 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। वहीं घूर्णन की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर भी रोटेट होती है, और अपने अक्ष पर जो रोटेशन इसका होता है तो ये होता है 1609 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी 1609 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, और अपने अक्ष पर इसको एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, और इसी आधार पर आपके दिन और रात होते हैं। तो यहां पर क्या पूछा गया है, यहाँ पे परिक्रमण से संबंधित पूछा गया है, ना कि अक्ष पर घूर्णन से संबंधित। अगर अक्ष पर घूर्णन से संबंधित समय पूछा जाता तो आप बता देते 1609 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे पूछा गया परिक्रमण से संबंधित, तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का बी वाला, इन 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। चौथा प्रश्न है आपका, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड यूसीआईएल का मुख्यालय अवस्थित है? मुंबई, हैदराबाद में, जादूगोड़ा में, नई दिल्ली में। देखिए, यूसीआईएल यानी भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड यूरेनियम खनन और प्रौद्योगिकी के लिए परमाणु ऊर्जा के विभाग के अंतर्गत भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, और इस निगम की स्थापना 1967 में हुई थी। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में यूरेनियम का खनन एवं शोधन करना है। इसका मुख्यालय झारखंड के जादूगोड़ा में है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का सी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्न पर विचार करें। एल्यूमिनियम, कृषि उत्पादित अपशिष्ट, आर्सेनिक, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक हैं? तो यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक हैं। देखिए, जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक आसानी से सरल उत्पादों में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, जैसे डीडीटी हुआ, कीटनाशक हुए आपके, एल्यूमिनियम है, आर्सेनिक है। तो ये आसानी से किसी और पदार्थ में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन्हें जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक बोला जाता है। वहीं जो कृषि उत्पाद और अपशिष्ट होते हैं
इन्हें जैव निम्नीकरण टूसक बोला जाता है, यानी ये आसानी से किसी और उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहां पर सेकंड वाला नहीं है, केवल 1 और 3 सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 5वें का ए, 1 तथा 3। 6वां प्रश्न है आपका, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर। देखिए एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है पैटरसन। तो पैटरसन ने वायुमंडल को 5 भागों में डिवाइड किया है। इन्होंने वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड किया है, जिनको याद करने का मैंने एक आपको ट्रिक भी बताई थी, छोड़ सब मैं आया बाहर। तो छोड़ से मतलब है क्षोभ मंडल, छोड़ से मतलब आपका क्षोभ मंडल है। क्षोभ के बाद समताप मंडल आ जाता है, समताप सबका मतलब समताप मंडल। मैं से मतलब मध्य मंडल आ जाता है, आया से मतलब आपका आ जाता है आयन मंडल, और ऊपर आपका जो आ जाता है वो आ जाता है बहिर्मंडल, यानी कि बाहर से मतलब आपका आ जाता है बहिर्मंडल। तो मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, छोड़ सब मैं आया बाहर। तो ऐसे करके आप इसे नीचे से लिखते जाएंगे और याद कर लेंगे। तो देखिए यहां पर जो क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर बोला जाता है, यानी इसको ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। पूरा लिख लेना आप, ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल जो है इसको स्ट्रेटोस्फियर बोला जाता है। मध्य मंडल को मेसोस्फियर बोला जाता है, मेसो लिख दे रहा हूं मैं केवल यहां पर। आयन मंडल को थर्मोस्फियर बोला जाता है, थर्मोस्फियर, या फिर इसको आयनोस्फियर भी बोलते हैं। तो इसको थर्मोस्फियर या फिर आयनोस्फियर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। बहिर्मंडल को जो है एक्सोस्फियर बोला जाता है, इसको एक्सोस्फियर बोला जाता है। तो यहां पर बात की गई है संचार उपग्रह की। तो संचार उपग्रह जो होते हैं वो बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 6वें का डी वाला, यानी एक्सोस्फियर या फिर एक्सोस्फियर। तो सही आंसर है 6वें का डी। 7वां प्रश्न है आपका, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था H.G. खुराना को, जूलियन हक्सले को, C.V. फ्रिस्क को, डोरोथी होजकिंस को। देखिए मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए C.V. फ्रिस्क को 1973 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने वाले नोबेल विज्ञानी C.V. फ्रिस्क हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का सी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था रदरफोर्ड ने, बैकरेल ने, बोर ने, मैडम क्यूरी ने। देखिए अंटोइन हेनरी बैकरेल एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी थे और सर्वप्रथम 1986 में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, और यह खोज इन्होंने स्फुरदीप्त पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का बी, यानी कि ये हेनरी बैकरेल हैं जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की 1986 में खोज की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का बी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 1%, 5%, 2.3% या इनमें से कोई नहीं। देखिए जर्मन सिल्वर या फिर इसको निकेल सिल्वर भी बोला जाता है, जर्मन सिल्वर को निकेल सिल्वर भी बोला जाता है। तो इसमें तांबा 50%, जस्ता जो है 35% जस्ता आ जाता है इसमें, और निकेल जो है इसमें 15% निकेल शामिल होता है, निकेल 15% होता है। यानी ये तांबा की मात्रा जो है कितनी है, इसमें 50% होती है, जस्ता 35% होता है और निकेल 15% होता है। तो जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। अब यहां पे पूछा गया इसमें चांदी का प्रतिशत क्या होता है, तो चांदी तो इसमें है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, यानी आपका आंसर होगा 9वें का डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है बल्कि तांबा, जस्ता और निकेल का यह मिश्रण होता है। 10वां प्रश्न है आपका, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मेढक, मत्स्य, मानव, केंचुआ। देखिए केंचुआ एक एनालिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में या प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।